हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलेगा दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा जन्निक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सुबह ही प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा अरीना सबालेंका ने। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राकी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 6 लोगों को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर होगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाए गए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। करेक्ट आंसर होगा दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा, ये टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है दोस्तों डॉक्टर रितु करधल और एक है नवीन तिवारी। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम है असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है। 24 जनवरी को। अगला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों इसी वीडियोस में अन्य सभी टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 16 जनवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 11 मई को। अगला है, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। तो ये सर्विसेज ने। अगला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। करेक्ट आंसर होगा फिलिस्तीन के। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो उत्तराखंड है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है। 14 मार्च को।
और विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है, तो 4 फरवरी को, ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आपके एग्जाम में जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिसलेनियस विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करेंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा कवर कर लिया गया है और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो नीना सिंह है। नेक्स्ट, कहा कि सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है, तो ग्रेट निकोबार की है। नेक्स्ट, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, तो सिक्किम है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया है, तो ये गोवा में। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो राजीव शर्मा है। और भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देवेंद्र झाझरिया है। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो कोलंबो श्रीलंका में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन जो हमारे द्वारा मेंशन किया था उसको भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 25 जनवरी को, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ अपडेट किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी व रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को पूरी तरह से ध्यान में रखकर ये पीडीएफ प्रिपेयर किया गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं दोस्तों, आप जानते हैं। एसएससी में बात की जाए तो आपका सीजीएल चल ही रहा है, इसके बाद में आपका एमटीएस है और जीडी भी आपकी आ चुकी है। रेलवे में बात की जाए तो आपका आरपीएफ, कांस्टेबल एवं एसआई लगा ही है। इसके अलावा एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी, ग्रुप डी है। दोस्तों इसमें से आप किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा जीके और मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा दोस्तों आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है दोस्तों, भारत एवं उनके पड़ोसी देश। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। मोस्ट वन सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जितने भी फैक्ट बन सकते हैं पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। अब देखिए दोस्तों टॉपिक है आपका भारत एवं उनके पड़ोसी देश, ए टू जेड हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश देखेंगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है एवं बांग्लादेश है। 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश देखेंगे दोस्तों तो श्रीलंका एवं मालदीव है। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों। ये एक कॉन्सेप्ट से हमारे बहुत सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं, जो कि कंटिन्यू पूछे जाते हैं। अब नोट देखिएगा दोस्तों, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। इनमें सबसे पहले दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के नाम है, उसके बाद सीमा की लंबाई है किलोमीटर में, कि कितनी बाउंड्री इनके साथ साझा होती है, और उन भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के दोस्तों संख्या दी गई है जिनके साथ सीमा साझा होती है, और उनके यहाँ पे नाम दिए गए। हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चन से आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। टोटल 5 राज्यों से, वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी क्रम से दिया गया दोस्तों, सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश की साझा होती है, सबसे पहले दिया गया है, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट, चीन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ भारत के साथ
3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से। उसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है और लद्दाख है। ध्यान रखेंगे हर फैक्ट को दोस्तों यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। सब कुछ पीडीएफ में आपके मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। नेपाल की बात की जाए दोस्तों तो यह भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों से। इनके नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट, म्यांमार की बात की जाए दोस्तों, यह भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्यों से। नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला है भूटान की बात की जाए दोस्तों, यह भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्यों से। नाम है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे। और लास्ट है दोस्तों आपका अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 1 राज्य के शासित प्रदेश से, वो है लद्दाख। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब इनके बीच में जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं दोस्तों, उनको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। देखिएगा एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका है। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद है। आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट, पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था? तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? तो मंदारिन है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। अगला है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। अगला है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो शोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? तो नेपिडा। ध्यान रखेंगे। इतना दोस्तों आप लोग फैक्ट पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे भारत एवं उनके पड़ोसी देश के टॉपिक से, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आपके मिस ना हो, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़िएगा। पीडीएफ के बारे में दोस्तों हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑल इन वन नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, जिनमें दोस्तों एसएससी और रेलवे के जितने भी वैकेंसीज लग चुके हैं। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, बिहार एसएससी की जो 10+2 की वैकेंसी 2023 में आई हुई थी, उसका दोस्तों तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी किया गया है। ध्यान रखेंगे। और यूपी SSC से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों जीके जीएस और यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के नए वर्जन पीडीएफ भी हमारे द्वारा रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों? जो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि कौन सी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। यहाँ पे दोस्तों उनके लोकेशन के साथ साथ ये किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित हैं, ये भी पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। यानी दोस्तों अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से आते हैं, आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब देखिएगा, पहले दिया गया दोस्तों नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम, उसके बाद ये कहाँ पे स्थित है, यानी लोकेशन हमें बताने हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ते हैं और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है, ये भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा भीमा परियोजना, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ये पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों आपका हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, जो कि ओडिशा में स्थित है, यह महानदी पर संचालित है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना की बात की जाए तो ये गुजरात में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर संचालित है। अगला है दोस्तों आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में स्थित है, या सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। हर फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। वो हर टॉपिक्स हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अगला है दोस्तों आपका फरक्का परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये गंगा नदी पर संचालित है। दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों झारखंड में पड़ता है, ये दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों केरल में पड़ता है, ये पेरियार नदी पर संचालित है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना दोस्तों पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना दोस्तों सूरत गुजरात में पड़ता है, ये ताप्ती नदी पर संचालित है। आगे बढ़िएगा।
गांधी सागर परियोजना दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। और जवाहर सागर परियोजना आपका दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका क्या है, माता टीला बांध परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, बेतवा नदी पर संचालित है। टेहरी बांध परियोजना दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है, ये भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थीनबाद दोस्तों पंजाब में पड़ता है, रावी नदी पर संचालित है। और सलाल पनबिजली परियोजना दोस्तों जम्मू और कश्मीर में है, ये चिनाब नदी पर संचालित है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से दोस्तों इतना आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन रखा गया है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों, जो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ था दोस्तों, उनके वो कब स्टेब्लिश की गई या उनकी स्थापना कब हुई। डाकली क्वेश्चंस बनते थे दोस्तों, इनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ पे लगाई गई, तो सब कुछ दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए यहाँ पर कंप्लीट किया गया। अच्छे से आप इसको रिवाइज रखेंगे। ये आपका दोस्तों पॉलिटी का भी टॉपिक हो जाता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक हो जाता है, यानी आपका सुपर टॉपिक हो जाता है। चलिए पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। टॉपिक है हमारा भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। चलिए सीट को पूरी तरह से अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ कंपनी के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। शुरू करते हैं दोस्तों। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब इनके बीच में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप लोग कवर कीजिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली, तो कोचीन में। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली, तो सूरत में। अगला है अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली, तो मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट, वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा, तो कालीकट। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई कब और किनके बीच में हुई थी, तो 1760 में हुई थी, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में। और बेदराह का युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था, तो 1759 में हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच में। यहाँ तक दोस्तों आप लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, भारत के जो मुख्य संवैधानिक पदाधिकारी दोस्तों उनके उम्र संबंधी जो तथ्य डाकले पूछा थे दोस्तों, कौन सा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो सब कुछ पूरी तरह से कवर करके सेट आपके सामने लगा दी गई है, आप इसको अच्छे से अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी। करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष। अभी दोस्तों सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, पॉइंट हमारा दोस्तों भारत के मुख्य पदाधिकारी से संबंधित उम्र संबंधी तथ्य, एक तरफ पदाधिकारियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की एक साथ बात की जाए तो दोस्तों ये बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है वो 35 वर्ष है। लोकसभा सदस्य के लिए दोस्तों 25 वर्ष है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है। विधानसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है। और विधान परिषद सदस्य के लिए दोस्तों 30 वर्ष है। और राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम जो आयु सीमा निर्धारित है वो 35 वर्ष है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। 2 पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों। मतदान करने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है आप लोग जानते हो 18 वर्ष है। और ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है वो 21 वर्ष है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों, जनरल साइंस का जो सबसे ज्यादा वेटेज का आपका टॉपिक है दोस्तों वायु, उसमें एक आपका सुपर टॉपिक है विटामिन। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं। सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है, इसको आप अच्छे से अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है दोस्तों तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी है। अगला,
कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, तो विटामिन बी सी है। और कौन कौन से विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील हैं, तो विटामिन ए डी ई के है। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। अब इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आपके कंप्लीट होंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें विटामिन के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उनके रासायनिक नाम डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, और कमी कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी इसमें मेंशन कर लिया गया है। यानी सब कुछ पूरी तरह से आपका कंप्लीट है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, विटामिन ए की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी वन की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी टू की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी फाइव की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटी दोस्तों नेमाइट होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी 12 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। आगे बढ़ेंगे। विटामिन सी की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स या कुपोषण होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अगला है दोस्तों आपका विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और फिर है दोस्तों विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। डॉक्टर पूछा था, आप लोग जानते होंगे। तो विटामिन से रिलेटेड दोस्तों इतने फैक्ट आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन किस नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा लीफे नदी के तट पर। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों, विश्व के जो प्रमुख नगर है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। सीट आपके सामने लगा दी गई। 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। यहाँ पे दोस्तों विश्व के प्रमुख नगरों के साथ साथ उनके राजधानियों को भी कवर कर लिया गया है। यानी किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाए आपके क्वेश्चन मिस ना हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों भारत के जो प्रमुख नगर हैं किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी हम लोग दोस्तों अभी अगली सीट में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन किस नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा लीफे नदी के तट पर। टॉपिक है हमारा नदियों के तट पर बसे विश्व के प्रमुख नगर। देखिएगा इस सीट को सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपने सामने करते हैं। एक तरफ दिया गया है नगरों के नाम, फिर नदियों के नाम, फिर नगरों के नाम और फिर नदियों के नाम। शुरू करते हैं दोस्तों। लंदन की बात की जाए जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, इस स्प्री नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड डेनूब नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये डेनूब नदी के तट पर स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टैगुस नदी के तट पर स्थित है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ये लेफे नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का एक शहर है दोस्तों वान, जो कि राइन नदी के तट पर स्थित है। और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग दोस्तों, ये बीटावा नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस दोस्तों, ये सीन नदी के तट पर स्थित है। हंगरी की राजधानी दोस्तों बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। और स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड, ये मैंज़नियर नदी के तट पर स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। और म्यांमार की राजधानी रंगून, ये इरावदी नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है दोस्तों पर्थ, जो कि स्वान नदी के तट पर स्थित है। और जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो, ये अराकाव नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों ये एक शहर है सिडनी, जो कि डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों यूएसए का एक शहर है न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान का एक शहर है कराची, जो कि सिंध नदी के तट पर स्थित है। और पाकिस्तान का ही एक शहर है लाहौर, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। चीन का शहर दोस्तों शंघाई यांगटी क्यांग नदी के तट पर स्थित है। और इराक की राजधानी बगदाद, ये टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। इस टॉपिक को दोस्तों यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे, जो टॉपिक था आपका नदियों के तट पर बसे विश्व के प्रमुख नगर। अब चलिए दोस्तों भारत के संबंध में आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है दोस्तों, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित नगर है। तो साबरमती नदी के तट पर। अब टॉपिक हमारा नदियों के तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर। चलिए सीट को भी पूरी तरह से अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, टॉपिक है आपका नदियों के तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर। सबसे पहले नगरों के नाम है, फिर नदियों के नाम, फिर नगरों के नाम, फिर नदियों के नाम। बात करें दोस्तों आगरा की, तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कटक दोस्तों ये महानदी के तट पर स्थित है। कोलकाता ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट
नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पणजी दोस्तों ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। सूरत दोस्तों ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के तट पर स्थित है। और अयोध्या ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे। अगला क्या दोस्तों आपका तिरुचिरापल्ली जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। संबलपुर ये महानदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। पटना दोस्तों ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इलाहाबाद जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, ये गंगा यमुना के संगम यानी तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। यहाँ पर ये टॉपिक भी दोस्तों आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, नहीं तो वीडियो आपका और भी टॉपिक सेट करेंगे तो लंबा हो जाएगा, जो कि हम लोग दोस्तों अन्य वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।